वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली रिलीज हुई एक क्राइम इन्वेस्टिगेशन मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है पापन। उसी तरह एक मलयालम लैंग्वेज मूवी है। पापन का मतलब है केयर टेकर, समथिंग लाइक दैट। इस मूवी में काफी सारे ट्विस्ट और टर्न्स देखने को मिलेंगे और क्लाइमैक्स में जाकर मूवी का असली राज हम ऑडियंस के सामने आता है। मूवी बहुत ही लंबी है। चलिए इन शॉर्ट में मैं आपको इस मूवी की कहानी सुना देता हूँ। उससे पहले लुटा दो प्यार फॉर इंस्टाग्राम। मूवी की शुरुआत में ही अब्राहम नाम का एक पुलिस ऑफिसर एक लोहार के पास 2 सर वाली चाकू बनवाता है। खैर दूसरे सीन में कुछ लड़के अपने साइकिल से एक जंगल के रास्ते से गुजरने लगते हैं। उसी जंगल में इन लोगों को एक आलीशान कार नजर आती है। उसी जगह पर एक फोन भी नजर आता है। इस फोन को ऑन करने पर इस फोन के वॉलपेपर पर एक्टर रवि की फोटो होती है। सोचने लगते हैं कि ये कार भी रवि वर्मा की हो सकती है। उसी जगह पर इन लड़कों को कुछ खून के धब्बे भी नजर आते हैं। ये लड़के उस खून के धब्बों को फॉलो करने लगते हैं। तभी ये लोग ये देखते हैं कि एक पेड़ के ऊपर थैले में एक लाश होती है। उसके बाद क्या था, फटाफट से पुलिस को बुलाते हैं। कुछ ही देर में पुलिस वाले, फोरेंसिक वाले वहाँ पर पहुँच जाते हैं और इसी तरह ये बात मीडिया को भी पता चलती है। मीडिया में यही खबर फैल जाती है कि एक्टर रवि वर्मा को किसी ने मार दिया। और थोड़ी देर बाद क्राइम स्पॉट पर विंसी नाम की एक पुलिस ऑफिसर आती है इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। यहाँ आने के बाद कुछ एविडेंस वगैरह को ढूंढने लगती है और इसी तरह फोरेंसिक वाले क्राइम सीन के सारे एविडेंस और सैंपल्स को कलेक्ट कर लेते हैं। खैर दूसरे सीन में अब्राहम को दिखाया जाता है जो अपने घर में बैठकर टीवी पर विंसी की न्यूज देख रहा होता है। विंसी मीडिया के सामने आकर अपना कुछ स्टेटमेंट देने लगती है और एक्चुअली यहाँ पर बात यह है कि विंसी और कोई नहीं अब्राहम की बेटी होती है। और इसी तरह अब्राहम फिलहाल तो सस्पेंड में होता है। विंसी की मां बनने के बाद से विंसी अपने फादर से जुदा हो गई और इसी तरह अपने फादर अब्राहम से बहुत नफरत भी करती रहती है। उसके बाद दूसरे सीन में एक और जबरदस्त ट्विस्ट देखने को मिलता है कि एक्चुअली एक्टर रवि वर्मा जिंदा ही है। ये खुद अपने मरने की न्यूज टीवी में देख रहा होता है। फिलहाल तो रवि अपना फोन स्विच ऑफ करके एक लड़की के साथ किसी रिसोर्ट में होता है। सो ये न्यूज देखकर रवि के तो होश उड़ जाते हैं। इस तरफ क्राइम स्पॉट पर जब पुलिस वाले उस लाश को नीचे उतारते हैं तो वो लाश को देखकर सारे के सारे लोग शॉक में रह जाते हैं क्योंकि ये लाश रवि की नहीं बल्कि उसके ड्राइवर राजन की होती है। विंसी दोबारा मीडिया के सामने आकर यही बात बोलती है कि वो लाश रवि की नहीं बल्कि उसके ड्राइवर की है। विंसी इस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। डॉक्टर शेली विंसी से कहने लगती है कि किलर ने इस बंदे को 2 सर वाले चाकू से मारा। ये देखिए इसकी छाती पर सेम निशान है और वो भी सेम डेप्थ के। और शॉकिंग बात यह है कि मरने की वजह ये नहीं है, एक्चुअली राजन की मौत हार्ट स्ट्रोक से हुई। उसके बाद किलर ने इसकी छाती पर स्टैब किया और उसी तरह राजन के पैरों पर 26 बोल के लिखा होता है, मतलब एक पैर पर 2 एक पैर पर 6। तभी फोरेंसिक का एक एक्सपर्ट विंसी को कॉल करके ये बताने लगता है रवि की कार में टोटली 3 लोगों के फिंगरप्रिंट्स पाए गए। एक रवि का, दूसरा इसके ड्राइवर राजन का और तीसरा एक औरत का है। और इसी तरह उस कार में लेडी के फुटप्रिंट्स भी पाए गए जिसका साइज है ऑलमोस्ट 8। यह सुनने के बाद विंसी सोचने लगती है कि एक्चुअली वो तीसरी औरत कौन है, क्या वही किलर हो सकती है। सो विंसी पहले तो इसी के बारे में इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट करती है। कुछ लोगों से पूछताछ करने के बाद विंसी हीरो रवि के पास जाती है। पूछने लगती है कि आपकी कार में एक लड़की के फिंगरप्रिंट्स पाए गए, कौन है वो लड़की, और आपकी गाड़ी जंगल में थी तो आप कहाँ पर थे। तो पर्सनली रवि विंसी से कहने लगता है कि एक लड़की के साथ अफेयर में है, कल ये उसके साथ ही टाइम स्पेंड करने के लिए किसी रिसोर्ट में था। तो क्रॉस चेक करने पर विंसी को ये बात क्लियर हो जाती है कि हीरो रवि उस रिसोर्ट में था एक लड़की के साथ। दूसरे दिन अब्राहम की वाइफ नैन्सी का डेथ डे होने की वजह से अब्राहम अपनी वाइफ नैन्सी को याद करते हुए एक पुराने घर के पास जाता है। इस पुराने घर के पास आने के बाद अब्राहम अपना फ्लैशबैक याद करने लगता है। फ्लैशबैक में एक दिन एक कांस्टेबल के जरिए से अब्राहम को ये बात पता चली कि सीरियल किलर चाको किसी पुराने घर के पास नजर आया। इन्फॉर्मेशन हासिल करके अब्राहम फौरन उस जगह पर जाता है चाको को गिरफ्तार करने के लिए। चोरी चुपके उस जगह पर चाको को ढूंढने लगता है। तभी अब्राहम ये देखता है कि सीरियल किलर चाको एक बंदे को पेड़ से बांध के रखा है और उस बंदे को मारने के लिए अपने पास का हथियार निकालता है। मतलब चाको का एक स्पेशल वेपन होता है जिसके 2 सर होते हैं। तभी वहाँ पर एक औरत की आवाज आने पर चाको वहाँ से भागने लगता है। अब्राहम इसका पीछा करने लगता है। अब्राहम और चाको के बीच एक जबरदस्त फाइट होती है। इसी फाइट के दौरान चाको अपने वेपन से अब्राहम के हाथ को स्टैब कर देता है जिसकी वजह से अब्राहम का हाथ बहुत जख्मी हो जाता है। इसी हाथापाई के दौरान चाको की वो वेपन एक पेड़ के अंदर चली जाती है। खैर जैसे जैसे पुलिस वाले वहाँ पर आती है उस चाको को गिरफ्तार कर लेती है। उसके बाद सीन प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है। उसी रात विंसी और कुछ पुलिस वालों को ये बात पता चलती है कि एक अनजान बंदे ने एक कब्र के ऊपर 26 नंबर लिखा।
जब उस कब्रिस्तान के सिक्योरिटी गार्ड को बुलाया जाता है, ये बंदा कहने लगता है कि मैडम थोड़ी देर पहले जब मैं यहाँ पर सिक्योरिटी कर रहा था, एक अनजान बंदा इस कब्र के पास आया, कुछ लिख रहा था। मैंने उसको आवाज लगाने पर वो वहाँ से भागने लगा और जाते आते वो बंदा एक कुएं के अंदर कोई चीज फेंक कर चला गया। मैंने उसको पकड़ने की कोशिश की लेकिन वो भाग गया मैडम। यह जानने के बाद विंसी कुछ बंदों को उस कुएं में भेजकर उस कुएं की तलाशी लेने के लिए कहती है। उस कुएं की तलाशी लेने पर पुलिस वालों को 2 सर वाला वेपन मिलता है। दूसरे दिन विंसी यही वेपन ले जाकर अपने सुपीरियर को दिखाती है और ये भी कहने लगती है कि ड्राइवर राजन के छाती पर कुछ इसी टाइप के वेपन के निशान है। इस वेपन को देखने के बाद सारे पुलिस वाले यही सोचने लगते हैं कि ये काम सीरियल किलर चाकू का हो सकता है, क्योंकि सिर्फ चाकू ही ऐसा वेपन यूज करता था। और इसी तरह यहाँ पर एक और बात पता चलती है कि कुछ दिनों पहले ही चाकू जेल से छूट आया, उसके बाद ही राजन की मौत हुई। विंसी का सुपीरियर विंसी से कहने लगता है कि इससे पहले चाकू का केस एक पुलिस ऑफिसर ने डील किया था, उसके पास चाकू के रिलेटेड कुछ फाइल्स है, शायद तुमको हेल्प हो सकती है। और इसी तरह इस केस में वो पुलिस ऑफिसर तुम्हारी हेल्प भी करेगा, बगल वाले कमरे में है, जाओ जाके मिल लो। इस तरह से जब विंसी बगल वाले कमरे में जाती है तो उस कमरे में और कोई नहीं, इसका फादर अब्राहम होता है। अब्राहम को देखते ही विंसी शॉक में रह जाती है, लेकिन अब विंसी अब्राहम से बात नहीं कर रही होती। सो गुस्से में अब्राहम से यही पूछने लगती है कि आपको चाकू के बारे में जो कुछ भी पता है प्लीज मुझे शेयर करिए। अब्राहम कहने लगता है कि चाकू अपनी माँ से बहुत प्यार करता है, इसलिए जब कभी भी किसी की हत्या करता है वो अपनी माँ की चप्पल पहनता है। चाकू के पास एक स्पेशल टाइप वेपन होता है हमेशा, और कुएं में जो वेपन मिला उस वेपन को विंसी को दिखाते हुए कहने लगता है लेकिन राजन की हत्या चाकू ने नहीं की, ये वेपन चाकू का है ही नहीं। यह सुनने के बाद विंसी अब्राहम पर गुस्सा करने लगती है, अब्राहम की बातों पर यकीन ही नहीं करती। उसके बाद हमको ये बात पता चलती है कि एक्चुअली विंसी अपने फादर से नफरत क्यों करती है। एक्चुअली जब अब्राहम की वाइफ की मौत हो गई थी, अब्राहम चाकू के बारे में और जानकारी हासिल करने के लिए एक चोर जिसका नाम होता है रॉबर्ट उसके पास जाने लगा। लेकिन उस वक्त रॉबर्ट अब्राहम को देखकर ये सोचने लगा कि अब्राहम इसको अरेस्ट करने के लिए आ रहा है। अब्राहम से बचने के लिए रॉबर्ट एक नदी में कूद गया। स्विमिंग न आने की वजह से रॉबर्ट की मौत हो गई। अब्राहम यही सोचने लगा कि रॉबर्ट की मौत इसकी वजह से हुई, इसीलिए रॉबर्ट की वाइफ सुजन और उसका बेटा माइकल को अपने घर में लाके रख लिया। लेकिन विंसी को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। अपने फादर पर ब्लेम करने लगती है कि शायद इसके फादर ने सुजन के साथ रहने के लिए ही इसकी माँ को मार दिया। सो उस दिन से विंसी अपने घर को छोड़ के सिद्धार्थ नाम के एक लड़के से शादी करके अपनी जिंदगी गुजारती रहती है। खैर प्रेजेंट पर विंसी सोमन नाम के एक पुलिस ऑफिसर को ये पता करने के लिए कहती है कि जब चाको जेल में था चाको से मिलने के लिए कौन कौन आए थे। सोमन कहने लगता है कि मैडम चाको से मिलने के लिए 2 लोग गए थे, एक औरत जिसका नाम था आयशा और दूसरा आपके फादर अब्राहम सर, और उसकी सीसीटीवी फुटेज थोड़ी देर में मैं आपको लाके दूंगा। ऐसा कहते हुए पहले सोमन एक विडो औरत के घर जाता है, मतलब इसका औरत के साथ चक्कर होता है। थोड़ी देर के बाद सोमन वापस अपने कार के पास आता है। सोमन ये देखता है कि इसके कार के पास ही एक और कार खड़ी है। सोमन फौरन उस कार वाले बंदे को बाहर निकलने के लिए कहता है, यही पूछने के लिए कि इसने अपनी कार इतने करीब में क्यों पार्क किया। तभी अचानक से सोमन को हार्ट स्ट्रोक आने लगता है, वहीं पर नीचे गिर जाता है। थोड़ी ही देर में विंसी और कुछ पुलिस वालों को ये बात पता चलती है कि सोमन मिसिंग है, मतलब सोमन अपनी कार के पास मौजूद नहीं, और किडनैप करने वाले ने सोमन के कार के ऊपर यही नंबर लिख के गया। और इसी तरह सोमन के कार के अंदर चेक करने पर एक अजीब की बदबू आती है। बाद में पता चलता है कि उस कार में कुछ गैस वगैरह था। खैर दूसरे दिन पुलिस वालों को किसी जगह पर सोमन की लाश पाई जाती है। सोमन को भी सेम उसी तरह से मारा जैसा राजन को मारा। शैली यही डिटेल्स विंसी को बताती है। अब वहाँ पर अब्राहम भी आता है। पता चल जाता है इसको कि ये कत्ल चाको ने नहीं किया। उसके बाद अब्राहम पर्सनली इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने लगता है। पहले तो अब्राहम दूसरे वाले वेपन को एक डॉक्टर को दिखाकर पूछने लगता है, क्या ये वेपन चाकू का हो सकता है। डॉक्टर कहने लगता है कि नहीं, ये वेपन चाकू का नहीं हो सकता, हर वैसे भी उसी वेपन की वजह से तुम्हारी जॉब गई ना। तो इस तरह से सीन दोबारा फ्लैशबैक में जाने लगता है। एक दिन अब्राहम अपनी वाइफ नैन्सी के साथ मिलकर कहीं पर जा रहा था। तभी अब्राहम को ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि चाकू किसी जगह पर छुपा है, मतलब एक कांस्टेबल ने अब्राहम को इन्फॉर्मेशन दिया था। अब्राहम फटाफट से उस जगह पर जाकर अपनी वाइफ से कहने लगता है कि जब तक मैं आऊँ तुम कार में ही बैठी रहना। लेकिन थोड़ी देर के बाद नैन्सी उस पुराने घर में आने लगती है अब्राहम को ढूंढते हुए। और उस वक्त जब चाकू एक बंदे को मार रहा था, नैन्सी ने अब्राहम को बुलाया था, वही औरत की आवाज थी वो। खैर जब अब्राहम और चाकू के बीच फाइट हो रही होती है, नैन्सी बीच में घुसने लगती है। गुस्से में आकर चाकू नैन्सी को दूर ढकेल देता है, जिसकी वजह से नैन्सी एक रॉड पर जाके गिर जाती है, इसकी मौत हो जाती है। अपनी वाइफ की मौत देखने के बाद अब्राहम ठान लेता है
कि चाको को किसी भी तरह करके सजा दिलवाएगा। अब उस हाथापाई के दौरान चाको की वेपन एक पेड़ में जाके गिर गई थी। सो पुलिस वालों को वेपन ना मिलने पर अब्राहम उसी तरह की एक वेपन बनवाता है। यह मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया था। कोर्ट में पेश करने पर यह बात प्रूव होती है कि वो वेपन चाको का नहीं, अब्राहम ने यह कांड किया चाको को फंसाने का, और इसी कांड की वजह से अब्राहम की जॉब चली जाती है। सस्पेंड हो चुका होता है। खैर सिर्फ विंसी जेल का सीसीटीवी फुटेज चेक करने पर सच में ये एक औरत और अब्राहम चाको से मिलने के लिए गए थे। अब विंसी को ये पता करना होता है कि अब्राहम ने चाको से क्या बात किया। सो विंसी अपने हस्बैंड के साथ पूजा नाम की एक लड़की के पास आती है जो लिप रीडिंग जानती है। पूजा को वो फुटेज दिखाकर पूछने लगती है कि अब्राहम ने चाको से क्या कहा। पूजा कहने लगती है कि अब्राहम ने कहा कि मैं तुम्हारा जेल के बाहर इंतजार करता रहूंगा। उसके बाद विंसी इसी के बारे में बात करने के लिए अपने फादर अब्राहम के घर जाती है। अब्राहम के कमरे में आने पर विंसी ये देखती है कि अब्राहम के पास ऐसे काफी सारे वेपन्स है और इसी तरह चाको के खिलाफ कुछ सबूत भी है। तभी वहाँ पर अब्राहम आकर विंसी से कहने लगता है कि मैं भी चाको के केस को इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ ना, उसी के खिलाफ कुछ सबूतों को इकट्ठा किया। इसी बातों ही बातों में विंसी अब्राहम को एक खुशखबरी सुनाती है कि ये माँ बनने वाली है। यह सुनने के बाद अब्राहम भी बहुत खुश होता है। खैर उसी रात एक अनजान बंदा अब्राहम के घर के पास कुछ नंबर्स लिख के जाता है 26 अब्राहम सोचने लगता है कि किलर हमको इस नंबर के जरिए से कुछ हिंट दे रहा है। आखिरकार ये नंबर्स क्या है। दूसरे दिन विंसी अपनी टीम के साथ दोबारा जेल जाकर आयशा की सीसीटीवी फुटेज चेक करने लगती है। अपनी टीम को बोलकर फौरन आयशा के बारे में पता करने के लिए कहती है। पता करने पर यह बात पता चलती है कि एक्चुअली आयशा का नाम आयशा नहीं बल्कि अनीता है, जो चेन्नई में किसी ऑर्फनेज में रहती है। विंसी फौरन अनीता से मिलने के लिए उसके पास जाती है। अनीता कहने लगती है कि चाको की माँ कुंजम्मा हमारे ऑर्फनेज में ही रहती है। चाको की माँ ने ही मुझसे कहा कि मैं चाको के पास जाकर उसको ये इन्फॉर्मेशन दूं कि जेल से छूटने के बाद चाको इसकी माँ से मिलने के लिए आए। लेकिन जेल से छूटने के बाद चाको अपनी माँ से मिलने के लिए नहीं आया। लेकिन हर रोज रात ठीक 8 बजे चाको अपनी माँ को कॉल करता है। सो विंसी और उसकी टीम वहीं पर रुक जाते हैं चाको की कॉल का इंतजार करते हुए। ठीक रात के 8 बजे चाको अपनी माँ को कॉल करता है। चाको को बातों में फंसाकर विंसी और उसकी टीम उसका लोकेशन पता करने लगते हैं। लोकेशन ट्रैक करके फाइनली विंसी और उसकी टीम उस जगह पर जाते हैं। उस जगह पर चाको तो मौजूद होता है लेकिन वो एक्चुअली बंदा होता है। उसी कमरे में एक कंप्यूटर भी होता है। चेक करने पर यह बात पता चलती है कि ऑटोमेटिकली हर रोज रात 8 बजे ये कंप्यूटर चाको की माँ को कॉल करता है, ना ही कि चाको। खैर चाको को पुलिस स्टेशन लाकर पूछताछ करने पर चाको ये कहने लगता है कि कोई अनजान बंदे ने चाको को वहाँ पर बांध के रखा। थोड़ी देर बाद अब्राहम चाको के पास आता है और दोबारा अब्राहम अपने फ्लैशबैक को याद करने लगता है। जब चाको जेल से रिलीज हुआ अब्राहम चाको का जेल के बाहर इंतजार करता रहा। चाको से पूछने लगता है कि तुम ये मर्डर्स क्यों कर रहे हो। चाको कहने लगता है कि मेरे बचपन में मेरे फादर दारू पीकर मेरी माँ को और मुझे मारता पीटता था और मेरे फादर के पास एक स्पेशल वेपन थी 2 सर वाली, उससे मेरी माँ को जख्मी किया करता था। एक दिन मैंने मेरी माँ का दुख ना देखते हुए अपने फादर को उसी वेपन से मार दिया। इसीलिए जब से लेते हुए जो कोई भी बंदा औरत पर जुल्म करता है मैं उस बंदे को मार देता हूँ। लेकिन उस दिन इत्तेफाक से मेरे हाथों से तुम्हारी वाइफ की मौत हो गई। प्लीज मुझे माफ करो, मैंने जानबूझकर तुम्हारी वाइफ को नहीं मारा। प्रेजेंट डे पर भी चाको अब्राहम से यही कहने लगता है कि मैंने उन दोनों को नहीं मारा। सो अब्राहम और पुलिस वाले एक प्लान करते हैं। मीडिया के सामने ये अनाउंस कर देते हैं कि पुलिस वालों ने चाको को पकड़ लिया और सीक्रेटली इस मिशन को कंप्लीट करने लगते हैं। मतलब असली कातिल को ढूंढने लगते हैं जिसने उन दोनों की हत्या की और आगे करने वाला है। इसी दरमियान में वो किलर विंसी के घर एक किताब को भेजता है। इसका नाम होता है द किलर हैज ए पास्ट। इस किताब को डीपली इंस्पेक्शन करने पर यह बात पता चलती है इस किताब में 95-96 पेजेस नहीं होते। सो अब तक मिले हुए क्लूज को गैदर करके अब्राहम ये अंदाजा लगाने लगता है कि एक डेट हो सकता है 26 डेट, 8 मतलब अगस्त, और ईयर हो सकता है 95 या 96। अब्राहम अपनी टीम से कहने लगता है कि इस डेट को ऐसी कोई अजीब सी घटना हुई थी पता करने के लिए कहता है। उसी तरह विंसी ये सोचने लगती है कि इस किताब की राइटर प्रिया की जान को खतरा हो सकता है, उसकी प्रोटेक्शन करने लगती है। लेकिन बात तो कुछ और ही होती है। किलर ने प्रिया के हस्बैंड जयशंकर को उसकी कार में रखकर ही उसकी कार को आग लगा दी। जब ये बात पुलिस वालों को पता चलती है विंसी वहाँ पर पहुँचती है। जयशंकर की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम पे भेजती है। इसी में माइकल अब्राहम को 1984 की ग्रुप फोटो दिखाते हुए कहने लगता है कि इस फोटो में साइमन नाम का एक लड़का है। अब फिलहाल हम लोगों को साइमन के बारे में जानकारी हासिल करनी होगी। सो दूसरे दिन अब्राहम और माइकल साइमन के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए उसके गांव जाते हैं। एक औरत से पूछताछ करने लगते हैं।
वो औरत अब्राहम से कहने लगती है कि सैमन एक लो कैस्ट का बंदा है। एक बार चर्च वालों ने सैमन को उसके फादर की अंत्यक्रिया करने से मना कर दिया, जिसकी वजह से सैमन ने चर्च वालों से ही झगड़ा करने लगा। इसी में सैमन एक ऊंची जाति लड़की जिसका नाम था बेनिटा उससे प्यार करने लगा। बेनिता को भी सैमन से बहुत प्यार था, लेकिन जब यह बात बेनिता की फैमिली को पता चली, बेनिता की फैमिली वाले दूसरे बंदे से बेनिता की शादी तय कर दी। उसके बाद क्या हुआ मुझे पता नहीं, लेकिन गांव वालों से मैंने एक बात सुनी कि सैमन ने एक बार गोल्ड क्रॉस को चुराया था। ऐसा कहते हुए वो औरत अब्राहम को बेनिता की फोटो देती है। अब्राहम माइकल को ये फोटो देते हुए कहने लगता है कि इस फोटो को कंप्यूटर एनालिसिस से पता करो कि अब बेनिता कैसी दिखती है। इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान माइकल अब्राहम को कॉल करके बेनिता की शादी का डेट बताता है कि वो 26 अगस्त 1996 था। तब जाके अब्राहम को पता चलता है कि किलर ने इसी का हिंट दिया। दूसरी तरफ एक अनजान बंदा डॉक्टर शेली को किडनैप कर लेता है। इस तरफ विंसी जयशंकर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेने के लिए डॉक्टर शेली के पास आती है। ऑफ कोर्स डॉक्टर शेली वहाँ पर नहीं होती। एक लेडी डॉक्टर विंसी से कहने लगती है कि मैडम ये डेड बॉडी जयशंकर की नहीं है, ऑलरेडी मरे हुए बंदे को उस कार में रखकर जला दिया। और इसी तरह इस डेड बॉडी के साथ एक ब्रेसलेट भी मिला। और हिचकिचाते हुए वो डॉक्टर विंसी से कहने लगती है कि मैडम इसी तरह का ब्रेसलेट मैंने शेली के हाथ में देखा था। यह जानने के बाद विंसी को डॉक्टर शेली पर शक होने लगता है। दूसरी तरफ अब्राहम एक पुलिस स्टेशन को कॉल करके ये पता लगाने लगता है कि जिस दिन सैमन ने चोरी किया वो डेट कौन सा था। पता चलता है कि जिस दिन बेनिटा की शादी थी उसी दिन सैमन ने चोरी किया। यह सुनने के बाद अब्राहम शॉकिंगली सोचने लगता है कि कोई भी लड़का अपनी गर्लफ्रेंड की शादी होते हुए नहीं देख सकता, ऐसे में वो बंदा चोरी क्यों करेगा। तभी विंसी वहाँ पर आकर अब्राहम और अपने सुपीरियर को शेली की ब्रेसलेट दिखाते हुए जो है वो बताने लगती है। और उसी तरह ये भी कहने लगती है कि शेली फिलहाल मिसिंग है। यह सुनने के बाद अब्राहम एक जबरदस्त ट्विस्ट रिवील करने लगता है। शेली को मैंने ही अरेस्ट करवाया और डॉक्टर शेली और कोई नहीं सैमन की प्रेमिका बेनिटा है। मतलब बेनिटा की फोटो को एनालिसिस करने पर यही बात पता चली। और जब मैंने चाकू के केस को इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, इसी में मुझे ये बात भी पता चली कि शेली ने चाकू के बारे में रिसर्च भी की। मतलब वो किस तरह से लोगों को मारता है, किस तरह से लोगों को ढूंढता है। इसलिए मुझे शेली पर शक हुआ। एक रात मैंने माइकल को शेली के घर भेजकर उसके घर की तलाशी ली, तो शेली के घर में चाकू के रिलेटेड कुछ फाइल्स नजर आए और इसी तरह उसकी 4th स्टैंडर्ड की ग्रुप फोटो। उसी फोटो से मुझे सैमन और बेनिता के बारे में पता चला। और इसी तरह अब तक जो कोई भी मरा वो लोग बेनिता के भाई बेनिट के फ्रेंड्स थे। उसके बाद अब्राहम और कुछ पुलिस वाले उस जगह पर जाकर तलाशी लेने लगते हैं जहाँ पर राजन की लाश मिली थी जंगल में। दूसरी तरफ विंसी शेली से पूछताछ करने लगती है। इसी दरमियान में शेली विंसी को एक वीडियो दिखाती है। उस वीडियो से ये बात पता चलती है कि जयशंकर अभी भी जिंदा है, किसी जगह पर बंधा हुआ। और उस वीडियो में जयशंकर जो हुआ वो बताने लगता है। जब बेनिता की फैमिली वालों को ये बात पता चली कि बेनिता और सैमन एक दूसरे से प्यार करते हैं, बेनिता की शादी तय कर दी सैमन को अपने घर में बांध कर। लेकिन थोड़ी ही देर बाद बेनिता अपनी फैमिली वालों को चकमा देकर सैमन के पास आकर ये दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन किसी भी तरह करके बेनिता का बड़ा भाई बेनित इन दोनों को पकड़ लेता है। उसी जगह पर बेनिट के 3 फ्रेंड्स भी होते हैं, राजन, सोमन, जयशंकर। ये चारों लोग मिलकर सैमन को मार देते हैं। और इसी तरह बेनिट और उसके फ्रेंड्स चर्च में का एक गोल्डन क्रॉस चुराकर सैमन के साथ किसी जगह पर दफना देते हैं ताकि लोगों को ऐसा लगे सैमन चोरी करके भाग गया। प्रेजेंट पर उस जगह पर खुदाई करने पर अब्राहम और पुलिस वालों को सैमन की लाश के साथ साथ गोल्डन क्रॉस भी मिलता है। दूसरी तरफ विंसी जयशंकर कैद हुए उस एड्रेस को पता करके उस जगह पर जाती है, लेकिन उस बक्से में जयशंकर कब का मर चुका होता है। तभी एक अनजान बंदा विंसी के सर पे वार करके बेहोश करके किडनैप कर लेता है इसको। उसके बाद अब्राहम शेली के पास आकर कहने लगता है, सैमन मरने के बाद तुमने अमेरिका जाकर डॉक्टर कोर्स को कंप्लीट किया और तुमने अपना नाम बेनिटा से शेली चेंज कर लिया। इंडिया आकर तुमने पहले अपनी फैमिली को ही मार दिया जलाकर। उसके बाद तुमने तुम्हारे भाई के फ्रेंड्स को चुन चुन के मारने लगी और इन मर्डर्स को ऐसा दिखाया कि ये मर्डर्स चाको कर रहा है। और ये मर्डर्स तुमने अकेले नहीं किया। जिस दिन तुम इंडिया छोड़ के अमेरिका गई, तुम्हारे साथ साथ सैमन का छोटा भाई सोलमन भी तुम्हारे साथ आया और इन मर्डर्स में वो तुम्हारा साथ दे रहा है। तभी सोलमन अब्राहम को कॉल करके विंसी के बारे में बताता है कि विंसी इसके कब्जे में है। अपनी बेटी को बचाने के लिए अब्राहम फौरन उस जगह पर जाता है। सोलमन अब्राहम से कहने लगता है कि मेरा भाई मरने की वजह एक साइड से तुम भी हो। मतलब जब बेनिट और उसके फ्रेंड्स सैमन को मार पीट रहे थे, वहीं पर सैमन का छोटा भाई सोलमन भी था। सोलमन फटाफट से अब्राहम के पास जाकर इससे हेल्प मांगने लगा, लेकिन उस वक्त अब्राहम अपनी बेटी विंसी को हॉस्पिटल ले जा रहा था। इसकी वजह से सोलमन की बात नहीं सुनी।
मतलब उस वक्त अब्राहम की पोस्टिंग वहाँ पर हुई थी। ऐसा कहते हुए सोलमन विंसी को मारने की कोशिश करता है। अब्राहम और सोलमन के बीच जबरदस्त हाथापाई होती है। इसी हाथापाई के दौरान अब्राहम सोलमन को अपने चाकू से स्टैब कर देता है, जिसने मूवी के स्टार्टिंग में बनवाया था। खैर सोलमन को मारने की वजह से अब्राहम को 3 साल की सजा होती है और इसी तरह शेली भी जेल चली जाती है। 3 साल के बाद अब्राहम जेल से छूट जाता है और तब तक विंसी भी अपने फादर को माफ कर चुकी होती है। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।